डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस ईयर और करंट ईयर को पढ़ा। अब बारी आती है इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्स नंबर के चैप्टर में हमें कौन कौन से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइस इंडेक्स। सेकंड हम फाइंड करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स एंड थर्ड विल बी द वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू कैसे आता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है वैल्यू इंडेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इंडेक्स के बारे में। हमने लिखा है P01 यानी कि P1 on 0 विच इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको रीड इस तरह करते हैं 1 on 0 और इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर। अगर पूछा जाए P10 यानी कि 0 on 1, P0 अपॉन P1 बाय 100, प्राइस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें ईयर्स गिवन है, प्राइसेस गिवन है। इसमें हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा बेस ईयर इसमें है क्या। चूंकि बेस ईयर अगर आपको पेपर में बेस ईयर गिवन ना हो तो सबसे छोटा साल, जो सबसे पहला साल होता है, वो हमारा बेस ईयर ही कंसीडर किया जाता है। इस एग्जाम्पल में जो बेस ईयर है वो होगा 2013 और जो 10 होगी वो होगी बेस ईयर की प्राइस। P0 से इसको डिनोट करेंगे। अब बारी आती है इंडेक्स नंबर की। तो जो 2013 का इंडेक्स क्या लिखेंगे? अभी हमने पहले पढ़ा है कि इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100, तो इसको हम 100 ही लिखेंगे। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही होता है। तो 2014 का इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो 2014 की प्राइस को कंपेयर करना है बेस ईयर की प्राइस के साथ। 2014 की प्राइस है 12, इसको कंपेयर करेंगे हम 2013 यानी कि बेस ईयर 10 के साथ। फॉर 2014 P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, 12 डिवाइडेड बाय 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 120। इसी तरह 2015 की हम जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे और 2016 का भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। 2016 के लिए 9 अपॉन 100। 9 क्या है? हमारे पास करंट ईयर की प्राइस है और 10 क्या है? बेस ईयर की प्राइस है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 90। 9 विच इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर 10 एंड सो आंसर इज 19। मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। अब यहाँ हमें ये समझना है कि इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताना क्या चाह रहा है। तो 2013 का इंडेक्स है 100 जो कि है बेस ईयर, और 2000 का इंडेक्स है 120। कितना चेंज हुआ हमें ये देखना है, व्हाट इज द चेंज। तो 20% इज द चेंज। तो इन दोनों का फर्क है हमारे पास 20। जो हमने कंपैरिजन करना है करंट ईयर का हमेशा बेस ईयर के साथ ही करना है, तो वो क्या है 20% चेंज है। तो वो इंक्रीज हुई है, जबकि इंडेक्स नंबर बढ़ता है तो प्राइस इंक्रीज होती है। तो ये 20% इसमें इंक्रीज हुआ है। अब इंडेक्स नंबर 150 हो गया। अब इंडेक्स नंबर जो है हमारा 150 हो गया, तब हम क्या बोलेंगे? प्राइसेस कितनी राइज हो रही हैं, 30% या 50%? जब हमारे पास 150 हुआ तो चूंकि हमेशा बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करना है, इसका बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे, हम 100 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 2015 की प्राइसेस 50% इंक्रीज हो गई हैं। इसको बेस ईयर के साथ कंपेयर करें तो ये कितनी होगी? 50% इंक्रीज होगी। तो अब 2016 का भी कंपैरिजन 2013 के साथ ही हम करेंगे, या हम कहेंगे कि प्राइसेस कम हुई हैं बाई 10%। जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो प्राइसेस 10% कम हुई है, यानी कि महंगाई 10% कम हो गई है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। चलें ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट मोर क्लियर हो जाए।
तो इसमें भी हमने प्राइसेस और ईयर प्राइसेस ले लिए हैं, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया है। इसमें भी बेस ईयर पहला साल यानी कि 2014 ही होगा। और जैसे सेम हमने पहले कैलकुलेशंस की हैं, सेम इसी तरह हम इसकी भी इंडेक्स नंबर सारे कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब हमने फाइंड किया है। P10 तो P1 का क्या यूज़ है, तो इसमें हम देखेंगे कि P01 का हमने यूज़ देखा है और इसके कैलकुलेशन भी हमने फाइंड किए हैं। अब ये P10 क्या है, यानी कि 0 on 1, तो इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड है, ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये टेस्टिंग क्या है, ये हम चैप्टर के मिडल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ P01 को ही स्टडी करना है। अब बात आती है कि इंडेक्स नंबर्स में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशो और एन एवरेज ऑफ रेशो। तो जैसे ही हमने लफ्ज़ पढ़ा एवरेज, तो हमारे माइंड में क्या आ सकता है कि कौन सी एवरेज को लेना है, बिकॉज एवरेज बहुत तरह की होती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो कौन सी एवरेज हमें कंसीडर करना है और कौन सी एवरेज हमारे लिए इंडेक्स नंबर में बेहतर है। तो इंडेक्स नंबर में हम ज़्यादातर दो एवरेज इस्तेमाल करते हैं, अरिथमेटिक मीन या मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के यूजेस क्या हैं, अगर कहीं भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। मसलन परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन परचेसेस। तो कहीं भी परसेंटेज का हमें जिक्र आए तो हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करेंगे। बेस्ट एवरेज परसेंटेज के लिए या रेशो के लिए जो बेस्ट एवरेज मानी जाती है वो है ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में प्रॉब्लम क्या है, इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है, इसमें लॉगरिथम को यूज़ किया जाता है। तो प्रैक्टिकली अरिथमेटिक मीन काम में आता है, लेकिन बेस्ट एवरेज ज्योमेट्रिक मीन है। और प्रैक्टिकल लाइफ में पूछा जाए तो अरिथमेटिक मीन। कई बार क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आता है जो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, जैसे विच एवरेज इज मोर सूटेबल फॉर इंडेक्स नंबर। अब सूटेबल का मतलब हमें क्या समझना है, बेस्ट होता है या जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम काम में लेते हैं। तो जो चीज़ बेस्ट है वो हमें ज़्यादा सूट करती है, तो इसलिए जहाँ भी सूटेबिलिटी का पॉइंट आए या जिक्र आए तो वहाँ हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज़ द बेस्ट एवरेज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर हैं, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर कौन से हैं। तो मेथड हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं, सो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ सिंपल मेथड एंड सेकंड वन इज़ वेटेड मेथड। सिंपल मेथड तब काम में लेना चाहिए जब एक ही वेरिएबल हो, जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें एक ही कमोडिटी है और उसी की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। जब एक ही वेरिएबल हो तब एक ही कमोडिटी होती है और हम इसे ही ऑलवेज यूज़ करते हैं सिंपल मेथड को। लेकिन जब मोर देन वन कमोडिटी हो, अलग अलग कमोडिटीज़ हो, और हम तो ऐसे केस में हम क्या करना चाहिए, हमें वेटेड मेथड ही यूज़ करना चाहिए। अगर मोर देन वन कमोडिटी भी हो तो हम इसमें वेटेड मेथड को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, देयर आर 3 कमोडिटीज़ एंड देयर आर 2 ईयर्स। हर कमोडिटी के लिए 2-2 साल गिवन है। अभी जो हमने एग्जांपल ली है इसमें हमें गिवन था कि प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ईयर्स हैं, लेकिन कमोडिटी एक नहीं है, जबकि मल्टीपल ईयर्स और मल्टीपल कमोडिटी हों, तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, 3 वैल्यूज़ ये गिवन है कमोडिटी की और इसके बाद ईयर्स हैं। अब वेट हम इनको असाइन करेंगे। हमें गिवन है वीट, राइस एंड बाजरा। अब इन अलग अलग प्राइसेस हमें गिवन है और अब हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है इसके लिए, सिंपल या वेटेड। अप्लाई तो हम दोनों ही कर सकते हैं, सिंपल एज वेल एज वेटेड, लेकिन बेटर कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल मेथड को समझें तो इस मेथड में तीनों कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस सेम ही होगी, इक्वल मान ली जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट तीनों की इंपॉर्टेंस जो है वो सेम हो जाती है। तो सिंपल मेथड ऐसा अज्यूम कर लेता है कि हम तीनों को इक्वल क्वांटिटी ही अज्यूम करेंगे और एक ही रेशो यूज़ करेंगे। लेकिन वेटेड मेथड हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, जो हमें इंपॉर्टेंस चाहिए होती है वही प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें, ये हमारे पास नॉर्थ का डाटा है, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ज़्यादा कंजम्पशन किसका होगा, राइस का, वीट का या बाजरा का। वैसे तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, ये हमारे पास जो वेट्स हैं वो वेरी करेंगे। बट अगर मेजोरिटी को देखा जाए और अगर लाइक हमें 10 में से
स्कोर देना पड़े। ये हमारा 10 वेट है टोटल, और इसमें से हमें स्कोर देना पड़े कि नॉर्थ में वीट, राइस और बाजरा को हम कितना स्कोर देंगे। तो इसके लिए हो सकता है कि हमारा वेट वीट के लिए जाइए 7, राइस के लिए 2 और बाजरा के लिए 1 हो। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, क्या वहाँ भी कुछ ऐसा ही वेट होगा? ये साउथ का डाटा हमने लिखा हुआ है। नहीं, साउथ में राइस को हो सकता है जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा मिलती हो, बाजरा शायद उन्हें पसंद ही नहीं है, या अवेलेबल नहीं है, या डाइजेस्ट नहीं होता। बात आती है वीट की, तो इसका वेट होगा 2, राइस का वेट होगा 8। अब चूंकि सबके वेट्स अलग अलग हैं तो इंडेक्स नंबर अब डिफ़र करेगा, सबके वेट्स दोनों के अलग अलग हैं तो ये डिफ़र करेगा। ऐसे केस में सिंपल मेथड ने तो सब इक्वल ही एज्यूम कर लेना है, लेकिन उससे आंसर अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो ऑलवेज हमें क्या करना है, वेटेड मेथड को ही यूज़ करना है। कमोडिटी जो होती है हमारे पास, वेट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कमोडिटी। जो ये वेट्स होते हैं ये कमोडिटी की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं कि किसकी इम्पोर्टेंस किसके लिए ज़्यादा है, कौन सी इम्पोर्टेंस कम है, तो वो हमें इसके वेट बताता है। तो हमने इसके जब हमारे पास मल्टीपल वेट्स आ जाए और मल्टीपल कमोडिटीज़ और मल्टीपल ईयर्स आएँ, तो वी ऑलवेज यूज़ वेटेड मेथड, नॉट सिंपल मेथड।